ब्रेकिंग में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और बिग ब्रेकिंग में हम बात करेंगे मोदी 3.0 की। और इस वक्त मोदी कैबिनेट पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय खुद रखेगी बीजेपी। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय पर भी बीजेपी का ही फोकस है। यानी कि ये चारों मंत्रालय जो बीजेपी के पास थे, जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार थी, एनडीए की सरकार बनाने के बाद भी किसी भी सहयोगियों को खुश करने के फिराक में फिलहाल इन मंत्रालयों पर बीजेपी बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी इन चार मंत्रालयों पर बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं आएगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीसीएस वाले मंत्रालय यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी वाले मंत्रालय पर बीजेपी ने कह दिया कि वो अपने पास रखेगी। गृह मंत्रालय पहले गृह मंत्री के तौर पर जिसको सर्व किया अमित शाह ने, रक्षा मंत्रालय के तौर पर सर्व किया जहां पर राजनाथ सिंह ने, वहीं विदेश मंत्रालय के तौर पर सर्व किया जहां एस जयशंकर ने, वहीं वित्त मंत्रालय के तौर पर जहां सर्व किया यानी कि निर्मला सीतारमण ने। ये चारों जो मंत्रालय होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये मंत्रालय जहां डिफेंस में, जहां लॉज में, जहां फाइनेंस में, जहां सिक्योरिटीज में ये डील करते हैं। फिलहाल इन चारों मंत्रालयों पर बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। इन चारों मंत्रालयों में से अगर हम बात करें तो एनडीए की सहयोगी दल टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू वित्त मंत्रालय चाह रहे थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के फाइनेंस डिपार्टमेंट ये टीडीपी चाह रही थी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने जब संसदीय दल की बैठक हुई तो उन्होंने कोई भी मंत्रालय मांगने से फिलहाल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से मंत्रालय कोई भी मांगा नहीं गया है। लेकिन सियासी गलियारों में जब तक मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं जाता तब तक ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर है। और थोड़ी देर में ही चिराग पासवान पीएम आवास के लिए निकलेंगे। चिराग पासवान को बता दें कि जो सुबह 11 बजे चाय पर चर्चा होगी उसमें चिराग पासवान को भी कॉल गई है। और यह बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान का फिलहाल मंत्री बनना तय है। तो एलजेपी 5 सीटों को लेकर आई है और जिसमें चिराग पासवान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तस्वीरें भी निकलकर सबके ज़हन में आ जाती हैं जब संसदीय दल की बैठक में चिराग पासवान ने समर्थन दिया था नरेंद्र मोदी को और उसके बाद जब अपनी सीट पर वो वापस लौटने लगे, किस तरह से उनको गले लगाया था नरेंद्र मोदी ने। जो फेस पर, उनके जो चेहरे पर मुस्कान थी चिराग पासवान को लेकर, उससे एक बड़ी खबर और निकल कर आई सूत्र के हवाले से कि अब चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है। फिलहाल कौन सा मंत्रालय उनको मिलता है यह भी देखना होगा। लेकिन पीएम आवास के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में चिराग पासवान। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं जहां पर बहुत सियासी उठापटक बिहार में हुई चाचा भतीजे के बीच में, लेकिन फिर भी कमान संभालते हुए 5 सीटें लेकर आए और उस बीच में थोड़ी देर में ही पीएम आवास के लिए निकलेंगे जहां चाय पर चर्चा की जाएगी। और इस क्रम में तमाम उन सांसदों को कॉल गए हैं जिसमें नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम वो चंद्रबाबू नायडू, तमाम लोगों को गया। लेकिन इस बीच में बिहार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह बता दें कि चिराग पासवान का मंत्री बनना फिलहाल तय बताया जा रहा है। ये तस्वीरें जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब समर्थन संसदीय दल की बैठक वो सेंट्रल हॉल में संसद में जब चल रही थी संसदीय दल की बैठक, जब समर्थन दिया और वापस अपनी सीट पर लौटे तो किस तरह स्नेह लुटाते हुए नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के ऊपर नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई कि चिराग पासवान का फिलहाल मंत्री बनना तय है। अब कौन सा मंत्रालय दिया जाते हैं क्योंकि ये युवा चेहरे हैं, राजनीति की अच्छी परख इनको है और इस बीच में भी उन्होंने 5 सीटें लाकर एनडीए को सहयोगी के रूप में मदद किया और जहां एनडीए 292 का आंकड़ा छू पाई और इस बार सहयोगियों के मदद से नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में सियासी हलचल और तेज हो चुकी है क्योंकि राजनाथ से मिलने के लिए पहुंच गई है अनुप्रिया पटेल। वो अनुप्रिया पटेल जो आरएलडी जो अनुप्रिया पटेल आपको बता दें कि जहां पर मंच पर भी मौजूद थी, पति आशीष पटेल के साथ पहुंची अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल को फिलहाल यह बताया जा रहा है कि कॉल नहीं आया है,
लेकिन कॉल ना आने के बावजूद भी वो राजनाथ से मिलने के लिए पहुंची है। हालांकि राजनाथ को कॉल गई है, जो एक बार फिर से सांसद जीते हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ से, और वहीं से फिर अनुप्रिया पटेल की बात ये आ रही है कि अनुप्रिया पटेल राजनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। साथ में उनके पति आशीष पटेल है। बताया जा रहा है सियासी गलियारों से ये खबर निकलकर सामने आई कि अनुप्रिया पटेल को फिलहाल जो 11 बजे तमाम सांसदों के साथ मीटिंग होनी है पीएम आवास पर, खुद नरेंद्र मोदी इसको लीड करेंगे उस बैठक को, जिसमें अनुप्रिया पटेल को फिलहाल कॉल नहीं गया है। इसके मायने एक और निकाल सकते हैं कि इस बार अनुप्रिया पटेल को मंत्रालय से दूर रखा जाएगा। अनुप्रिया पटेल 2 सीटें लेकर आई और इस बार हालांकि उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल के रूप में रही, लेकिन सिर्फ मात्र 2 सीटें निकल कर आई। तो इसलिए ये जो खबर भी निकल कर आई वो सबसे अहम बता रही है। और इसके एक मायने और है कि अनुप्रिया पटेल को हो सकता है कि इस बार मंत्रालय ना मिले, कोई भी मंत्री पद का नाम दिया जाए। हालांकि राजनाथ से मिलने के लिए पहुंची हैं, अब देखना होगा कि राजनाथ से मिलने के बाद क्या विचार विमर्श होता है और क्या नतीजे निकलकर, निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हलचलें आप देख सकते हैं कि सुबह दिल्ली में कितनी तेज हलचलें हैं। जब तक आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी जब तक वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके पहले आप दिल्ली में हलचलें देख सकते हैं किस तरह से जेपी नड्डा गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। यहां पीएम के आवास पे पहुंचने का सिलसिला तेज हो चुका है। जिसको कॉल नहीं गई है उसके भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और आगे बढ़ते बताते चले कि आज शाम को पीएम मोदी का राज तिलक होना है, मगर उससे पहले दिल्ली में हलचल तेज है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम अभी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो सुबह के वक्त पीएम मोदी ने किस तरह से, क्या उनके कार्यक्रम रहे हैं। वो तस्वीरें, 6 तस्वीरें हम आपका जिक्र कर रहे हैं। जैसे देखिए कि बापू और अटल वाजपेयी को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर चाय पर मुलाकात के लिए सांसदों को कॉल जाना शुरू हुआ, जो 11 बजे बताई जा रही है कि शुरुआत हो जाएगी। चाय पर चर्चा की जाएगी, सांसदों से बात की जाएगी। 7:15 का वो समय निर्धारित है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 7 देशों से, विदेशों से मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। मंत्रियों को फोन का सिलसिला चला गया है। अनुप्रिया पटेल इसमें आपको नजर आ रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल को कॉल नहीं गया है, वो राजनाथ से मिलने भी जा रही है। एक सियासी घटनाक्रम इस बीच में और घटित हो गई। फिर शाह के आवास पर नड्डा, यानी कि एक और सूत्र के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आई कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार ना चुनकर, हालांकि उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया था चुनाव से पहले, लेकिन उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया चुनाव तक, क्योंकि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर इन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाई, 2 बार ये जीते। और उसके बाद से अब जेपी नड्डा को यह बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी मोदी के एक नए कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इसके पहले जो तस्वीर दिख रही है वो ये है कि जेपी नड्डा अपने आवास से निकले थे और अमित शाह के आवास पर दोनों की बैठक जारी है। कल देर रात के घटनाक्रम की बात बताएं तो जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की बैठक हुई थी। उसके पहले आपको बता दें तो जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह और अमित शाह की बैठक हुई थी। और आज नड्डा के आवास पर डिनर का भी आयोजन है। तो ये जो 6 तस्वीरें आपको दिख रही हैं, यही 6 तस्वीरें इस समय दिल्ली में हलचल का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि सबके दिलों की धड़कन बनी हुई है कि आखिर सहयोगियों को साथ में लेकर नरेंद्र मोदी कैसे चलते हैं, तीसरे कार्यकाल को कैसे सर्व करते हैं। 5 साल का सवाल है, गठबंधन की सरकार है और इस बीच में पुराने जो नए मंत्री थे, जिनके पास मंत्रालय था, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, उनको क्या मंत्रालय मिल सकता है, उनको रिपीट होता है कि नहीं, कितने मंत्रियों को मंत्रालय मिलता है या फिर नहीं, इन सब पर विचार विमर्श हो रहा है। और इस बीच में नरेंद्र मोदी का आज राज तिलक है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कुछ देर में पीएम की नए मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को चाय पर बुला लिया है। शपथ के लिए नए मंत्रियों को फोन किया जा रहा है, जिसमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, राम मोहन नायडू को कॉल गई है। इसमें थोड़ी सी क्योंकि अनुप्रिया पटेल को फिलहाल ये था कि कॉल गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही भी निकल कर आई कि अनुप्रिया पटेल को कॉल नहीं गई है, इसीलिए वो राजनाथ से मिलने के लिए गई हैं। चंद्रशेखर, पेमा सानी और जीतन राम मांझी को भी कॉल गई है।
अब निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल को भी कॉल गई है, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्रालय जिनके पास था उनको भी कॉल गई है, जितेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कॉल गई है, शांतनु ठाकुर, पीयूष गोयल को भी कॉल आई है। तो वो मंत्री जो जिनके पास मंत्रालय था, महत्वपूर्ण मंत्रालय था, उनको भी कॉल गई है, तमाम सहयोगियों को भी कॉल गई है। देखना यह है कि आज नरेंद्र मोदी के पीछे कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स और कितने राज्य मंत्री रहते हैं और उनमें भी किनका चेहरा शामिल होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल भी तेज है। तो शपथ के लिए नए मंत्रियों की एक लिस्ट तैयार हो रही है। भरसक जितना विचार विमर्श किया गया था, क्योंकि जब संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया, उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, बी.एल. संतोष को सौंप दी थी। उसके बाद से ही इन चारों के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं और आज जब पीएम आवास पर सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी खुद डिस्कशन करेंगे, उसके पहले भी अमित शाह और जेपी नड्डा एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा अमित शाह के घर पर है, आवास पर है और जहां पर बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। वो लिस्ट निकलकर सामने आएगी जो 7 बजे, 7:15 बजे आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखेगी कि नरेंद्र मोदी के पीछे आके कितने कैबिनेट मिनिस्टर और कितने राज्य मंत्री हैं। फिलहाल ये साफ तौर पर बीजेपी ने सांकेतिक रूप से ये संदेश दे दिया है कि वो सीसीएस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर बीजेपी इन चारों मंत्रालयों को अपने पास रखेगी। अगर इसमें कोई सहयोगी दल चाहता है मंत्रालय तो शायद उसको इस पे निराशा ही हाथ लगे। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर, मोदी 3.0 की कैबिनेट में कौन कौन हो सकते हैं वो नाम हम आपसे चला रहे हैं कि किरण रिजिजू भी वापसी कर सकते हैं, रामदास अठावले की भी वापसी हो सकती है। नड्डा, सबसे बड़ी खबर यह है कि वो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी की शानदार प्रदर्शन में सबसे अहम हिस्सेदारी के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए आगे बढ़े, वो जेपी नड्डा अब मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू कोटे से भी तमाम वो नेता, मनोहर लाल खट्टर को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो मनोहर लाल खट्टर जिनको हटाया गया हरियाणा से और अब ये समझ में आ रहा है क्योंकि हरियाणा में भले ही बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, किसान का मुद्दा वहां पर हावी हो, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव भी होना है और ये बात शायद समझ में आ रही होगी बीजेपी के थिंक टैंक को कि मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह की कैबिनेट में फिर से वापसी हो सकती है। अब देखना है कि राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय उनके पास था, फिर उसके बाद रक्षा मंत्रालय था, अब क्या मंत्रालय फिर से रक्षा मंत्रालय उनके पास जाता है या उनके पास कोई और मंत्रालय जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, सबसे बेहतरीन मंत्रालय इनके पास और जिसमें शानदार काम करते हुए तमाम कनेक्टिविटी इन्होंने दी। नितिन गडकरी के पास क्या फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय ही जाता है। रामदास अठावले की भी वापसी फिलहाल बताई जा रही है। तो तमाम वो नाम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। शिवराज सिंह बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। शिवराज सिंह की बात किया जाए तो जिनको राजनीति की नब्ज की पकड़ है, जिन्होंने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 28 सीटें बीजेपी के खाते में दी, वहीं अगर हम माफ करेगा विधानसभा नहीं, अगर हम लोकसभा की बात करें 2019 में तो 29 में से 28 सीटें गई थी और वहीं पर नकुल नाथ की एक सीट गई थी सिर्फ मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार शिवराज सिंह की अध्यक्षता में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, यानी कि क्लीन स्वीप किया है। तो अब ये आ सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को भी कॉल गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तमाम वो चेहरे आपको मोदी कैबिनेट के नए कैबिनेट में दिखाई पड़ सकते हैं जो 2019 में भी थे। और अब बात दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई चौक चौराहे नरेंद्र मोदी को बधाई देते पोस्टर और होर्डिंग से भर गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है
और उसके लेकर आप देखें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चौक चौराहों पर इस तरीके के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर वो लगाए गए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता श्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। और इस तरीके को होर्डिंग शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये दूसरा होर्डिंग यहाँ पर लिखा है और अलग अलग होर्डिंग में अलग अलग संदेश, मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। और ये तीसरा जो होर्डिंग है काफी बड़ा साइज में यहाँ पर लगाया गया है। ये लुटियंस दिल्ली की ये तस्वीरें, नई दिल्ली की तस्वीरें, और यहाँ से ठीक पास में पार्लियामेंट है, ठीक पास में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन है। तो इस तरीके की होर्डिंग जो शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए लगाए गए हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं राजघाट से लेकर तमाम उन जगह पर जहां पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से गुलजार है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन ही नहीं, संसद भवन ही नहीं, इंडिया गेट से लेकर वो तमाम चौराहे नरेंद्र मोदी की तस्दीक दे रहे हैं। वो तमाम चौराहे नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। वो तमाम चौराहे नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि हाँ वो है, और वो है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि हर एक जगह पर किस तरह से नरेंद्र मोदी की होर्डिंग लगी हुई है। पूरा दिल्ली सिर्फ और सिर्फ अगर बता रहा है तो वो प्रेजेंस बता रहा है नरेंद्र मोदी की। और इस बीच रामनाथ ठाकुर ने बताया कि वो पीएम मोदी के साथ चाय पीने जा रहे हैं। उनको जेपी नड्डा का कॉल आया, सुबह से ही हलचल तेज है। अब आपको ये भी बताते चले कि ये तमाम सिर्फ रामनाथ ठाकुर ने क्या कुछ बताया है वो आपको बताते हैं। रामनाथ ठाकुर को कॉल आया जो कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। रामनाथ ठाकुर जी, आपके पास फोन किसका आया और कब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? 8:35 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर बुलाहट, उसमें जाऊंगा। उसके बाद निमंत्रण पत्र मिला। जी, निमंत्रण पत्र जरा दिखाइए। इसमें निमंत्रण पत्र हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, निमंत्रण पत्र भी आ चुका है इनके पास, रामनाथ ठाकुर के पास, और निश्चित रूप से आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पहले से ही हम लोग इस बात की जानकारी दे रहे थे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद है, लंबा तजुर्बा है, वो मंत्री बनेंगे। कौन सा मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री या कैबिनेट स्तर का मंत्री, क्या तय हुआ है पार्टी की तरफ से? अब ये हमको नहीं जानकारी है। वहाँ जो जिस पद के लिए शपथ दिलाएंगे उस पद शपथ लेंगे। आगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? बिहार को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान करेंगे? बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को, उनके निर्देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूर्वक लीजिए अपने। और इस वक्त राजस्थान के बीकानेर से बड़ी खबर यह आ रही है कि सांसद अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जी हां, शपथ ग्रहण के लिए मेघवाल के पास फोन आ चुका है। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में मेघवाल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और चौथी बार चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे हैं। एससी कोटे से मंत्री पद मिलेगा, ये भी खबर निकलकर सामने आई। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की जबरदस्त लहर देखी जा रही है। कई कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल फिर से मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सके हैं। 2 बार मंत्रालय पहुंच चुके हैं और इस बार फिर चौथी बार सांसदी जीतकर वो पहुंचे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री रहे हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं, फोन करके उनको बुला लिया गया। और इस बीच में अर्जुन राम मेघवाल के जितने भी समर्थक हैं उनमें जबरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। तो 2 कार्यकाल में मंत्री रह चुके, चौथी बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं अर्जुन राम मेघवाल। बताते हैं आपको ये भी चले कि राजस्थान में वहीं पर भूपेंद्र यादव भी इस बार जीत कर आए।
वहीं पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी जीत कर आए। वहीं पर आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल जीत कर आए, लेकिन इन सब के बीच में अर्जुन राम मेघवाल का फिलहाल मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए मेघवाल के पास फोन आ चुका है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2 कार्यकाल में वो फिलहाल मंत्री रह चुके हैं। अब फिर से चौथी बार संभाला, वो जीत कर गए हैं। फिलहाल ओम बिरला भी कोटा से जीते हैं, जिनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इस बीच में अर्जुन राम मेघवाल जो जीत दर्ज करके आए हैं, उनके पास कॉल गई है और वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके समर्थक भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। देखना है कि अर्जुन राम मेघवाल मंत्री बनाए अगर जाते हैं तो कौन सा मंत्रालय उनको मिलता है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां बीते 1 महीने से कई इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को खाकी की दबंगई का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने अपनी खाकी का रौब दिखाते हुए कुएं से पाइपलाइन डालकर पाइप अपने घर ले गया। विरोध करने पर ग्रामीणों से मारपीट की, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण सदर थाना पहुंचे, खाकू का रौब दिखाए और पुलिसकर्मी सतीश कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी सतीश मीणा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि मारपीट की यह घटना सतीश कुमार के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी पुलिसकर्मी झुंझुनू पुलिस लाइन में तैनात है। और सतीश कुमार मीणो है, अड़े पुलिस में ही लाग रही है, वो सस्पेंड हो है। 4-5 केस पहले लागेड़ा है विगे और अब वो पानी को कनेक्शन डायरेक्ट कर रखियो है। माने परेशान होता कई दिन होगा, तो मैं डायरेक्ट में मारो ऊपर कर जुड़वा लियो अभी। और ऊपर कर जुड़वाया ना जने ये 2-4 एक आदमी आगे हो रहा जगह गया शाम के संभालवा। फिर अन्य वो गाल गलोच करियो, गाल गलोच करने के बाद मैं मारा कुट्टी करी। फिर 1-2 छुटाया तो कुआं में गिरने की तैयारी करी। और अब कोटा से बड़ी खबर यह आ रही है कि कोचिंग नगरी का फिर डंका बज गया है। जी हां, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में फिर कोचिंग नगरी का डंका बजा है, क्योंकि इसमें तमाम परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की। अब तक के परिणामों में सब रिकॉर्ड तोड़कर कोटा सिरमौर बन चुका है। जी हां, 64 साल में पहली बार सर्वाधिक परसेंट स्कोर के साथ टॉपर बनाकर इतिहास रचा है इस बार कोटा ने। कोटा क्लासरूम स्टूडेंट वेद लाहौटी को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। वहीं क्लासरूम स्टूडेंट द्विजा पटेल ऑल इंडिया गर्ल टॉपर बनी है। तो वहीं परिणाम जारी होने के साथ ही संस्थानों में सेलिब्रेशन का माहौल है। आईआईटी मद्रास द्वारा 26 मई को आयोजित हुई थी देश के 221 शहरों में यह परीक्षा और 1,91,000 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें अब जितने स्टूडेंट्स ने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पंजीकरण कराया था और तमाम स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने के लिए बैठे थे, उसमें सर्वाधिक अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो वो कोटा से हुए हैं। एक बार फिर से कोटा ने इतिहास रचा है इंजीनियरिंग में। एलएन के इतिहास में इतना बढ़िया रिजल्ट पहले कभी नहीं आया। और मेन बात है कि जो कोटा के अंदर जो स्थितियां चल रही थी उससे सबसे कोटा से रैंक आना, ये कोटा के लिए संजीवनी का काम है। क्योंकि कोटा के अंदर जो कोचिंग सिस्टम है, इससे कम से कम भी 3 से 4 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है, उन पर डिपेंडेंट है। तो कोटा को जिस तरह से बदनाम किया गया, उसके लिए ये ऑक्सीजन का काम है। उसका ये जवाब है? जवाब नहीं है, ऑक्सीजन का काम है। सब चीज़ें चलती है, लेकिन यहाँ अल्टीमेट जो केयर होती है स्टूडेंट की, जो काम किया जाता है बच्चों पर, तो वो बहुत बड़ी दौलत है यहाँ की। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं और ऑल इंडिया टॉप किया है वेद लाहौटी ने। अब तक के तमाम रिकॉर्ड इस परीक्षा में 64 साल की हिस्ट्री में तोड़ दिए हैं। जो स्कोर वेद ने किया है, वेद फिलहाल हमारे साथ में है। वेद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देना। और अगर मैं कहूँ कि 2024 के इस परिणामों में इंजीनियरिंग के मास्टर आप बन गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। मैंने सिर्फ अच्छी रैंक के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया और सारे मतलब 355 मार्क्स आ रहे हैं मेरे और सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। तो उम्मीद थी शुरुआत से कि ये परिणाम रहेंगे। एम क्या लेकर के चले थे, किस तरह से स्टडी शेड्यूल रहा? एम तो मैंने बस एक अच्छी रैंक का और अच्छे मार्क्स आ जाए ये लिया था। मतलब एकदम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पढ़ाई नहीं की थी, पर सब हो गया। ठीक है, कोई गोल सेट किया था कि ये मेरा गोल है, ये मुझे करना है? कोटा में कितने साल रहे, किस तरह से स्टडी की?
मैं कोटा में 2 साल से रहा, मतलब मेरा गोल था कि जेई एडवांस में अंडर 50 रैंक लानी है, लेकिन और वो भी तमाम रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। हाँ। ठीक है, और स्टूडेंट्स को की फैक्टर अपने बताना चाहेंगे, क्या की फैक्टर रहे जिनके साथ में आपने स्टडी की और ये अचीवमेंट हासिल किया? मतलब मैंने सबसे पहले सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा समझकर, बिना याद किए सिर्फ समझकर पूरा कंप्लीट किया, और मैंने कुछ भी बैकलॉग नहीं होने दिया। जो भी टीचर्स ने कहा मैंने वो बात मानी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।